पश्चाताप की आग। विवाह के पश्चात आज बेटी पग फेरे के लिए घर आई हुई थी। घर में अच्छी खासी चहल पहल थी। बाहर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खिलखिला रहा था। हंसी ठहाकों की गूंज अंदर कमरे तक सुनाई दे रही थी। राजीव जी का भी मन कर रहा था कि वो भी अपने परिवार के साथ बैठें, उनके साथ बातों में शामिल हों, पर वो तो अपने बीमार शरीर और उदास मन को लिए अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे। आजकल शरीर साथ नहीं देता है। बूढ़ा और बीमार जो हो चुका है, ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं, पर मन बहुत करता है अपने परिवार के साथ बैठने का, उनसे बातें करने का। पर ये तो उन्हीं के कर्म थे कि आज पत्नी उनके साथ नहीं बैठती थी और ना ही ज़्यादा बातें करती थी। हालांकि ये अलग बात है कि खाना पीना दवाइयाँ सब कुछ सही समय पर वो ज़रूर दे जाती थी। जिन लोगों के लिए उस पत्नी को उन्होंने इतना जलील किया, आज उन लोगों में से कोई भी उनके साथ नहीं था। साथ थी तो वही जीवन संगिनी जो जलालत के बावजूद इस घर में रह रही है। राजीव जी जैसे शख्स के साथ निभा लिया, मगर सदैव खामोशी का आवरण ओढ़े चुपचाप सी ही रहती है। जानते थे कि बाहर बच्चे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और वह उन सबको हंसते बोलते देखकर केवल मुस्कुराकर चुपचाप उन लोगों को देख रही होगी। आज भी याद है उन्हें, जब वृंदा उनकी पत्नी बनकर इस घर में आई थी। कितनी खुश मिजाज थी, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। उसका यही स्वभाव तो पसंद आया था उन्हें। जब उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की शादी में उसे देखा था, बस एक नज़र में ही उसकी बेबाक हंसी उनके दिल को भा गई थी और इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। पर ये नहीं पता था कि इसी हंसी के वो स्वयं ही दुश्मन हो जाएंगे। अक्सर अम्मा से डांट भी खा लेते। आखिर बहू का इतना हंसना बोलना उन्हें पसंद नहीं था, और फिर अपनी अम्मा का मन रखने के लिए राजीव जी भी वृंदा को ही डांट कर चुप कर देते थे। लेकिन वृंदा भी क्या करती, अपने स्वाभाविक स्वभाव को तो छोड़ नहीं सकती थी, और उसका स्वभाव तो वैसे ही हंसमुख था, तो फिर कुछ देर बाद वापस वैसे ही हो जाती थी। राजीव जी भी मन ही मन मुस्कुरा कर रह जाते, पर अम्मा के सामने खुलकर जाहिर नहीं करते। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद वृंदा का वो स्वाभाविक स्वभाव कहाँ गायब हो गया। उसकी कसक आज भी राजीव जी के मन में थी। जरा सी हिम्मत नहीं कर पाए अपनी अम्मा के सामने, ये जानते हुए भी कि पत्नी सही है, और पत्नी को ही दबा कर रख दिया। उस दिन छोटी बहन चंद्रा की सगाई थी। बड़ी बहन प्रेमा भी घर पर आई हुई थी और कई खास रिश्तेदार घर पर मौजूद थे। सगाई का प्रोग्राम पूरा हो चुका था। वृंदा और प्रेमा ने सारा सामान अम्मा के कमरे में रख दिया था। वृंदा के मायके वाले अपने घर रवाना हो चुके थे। बाहर सभी खास रिश्तेदार बैठे बातें कर रहे थे। राजीव भी उन्हीं लोगों के साथ था। इधर वृंदा रसोई में काम कर रही थी कि बाहर से अम्मा जी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कौन बैरी दुश्मन पीछे पड़ा है। अचानक अम्मा की आवाज़ सुनकर सब लोग अंदर की तरफ भागे। अम्मा अपने कमरे में थी। राजीव ने आकर अम्मा से पूछा, क्या हुआ अम्मा, इस तरह रो क्यों रही हो, क्या हो गया?
पर अम्मा तो जोर जोर से छाती पीट पीट कर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे अम्मा, बताओ तो, क्या हुआ है? रोना बंद करोगी तो ही हमें पता चलेगा। पीछे से मामा जी ने भी कहा, बता तो सही क्या हुआ है। मामा जी की बात सुनकर अम्मा रोते हुए बोली, अरे चंद्रा के ससुराल से आए हुए गहने कहाँ हैं? मिल ही नहीं रहे हैं। जरूर चोरी हो गए होंगे। हे भगवान, मैं इसके ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी? मैं तो बर्बाद हो गई। अम्मा रोती रोती बोली। अम्मा के बोलते ही अजीब सी खामोशी छा गई, घर में छा गई। अरे ध्यान से देख, इन्हीं सामान में कहीं रखा होगा। मामा जी दोबारा बोले, भैया पूरा सामान ऊपर नीचे करके देख चुकी हूँ, पर गहने नहीं हैं। जरूर चोरी हुए होंगे। अरे शुभ शुभ बोल, एक बार हमें देखने दे। अम्मा को परे हटाकर मामा जी खुद सामान चेक करने लगे, लेकिन उसमें गहने नहीं थे। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, अरे गहने कोई इन सामानों के साथ यहाँ रखेगा क्या? अलमारी में रख दिए होंगे तुमने, देख जरा। अरे मैंने सामान कहाँ रखा? सामान तो प्रेमा और वृंदा रख रही थी। हाँ तो प्रेमा और वृंदा से ही पूछ ले, जरूर उन्होंने अलमारी में रख दिए होंगे। मामा जी के समझाने पर अम्मा ने आशा भरी नज़रों से प्रेमा की ओर देखा तो प्रेमा ने कहा, अम्मा मुझे क्या देख रही हो? कोई मैंने थोड़ी ना गहने लिए हैं। अपनी बहू से पूछो, उसी ने कहीं रख दिए होंगे। प्रेमा के जवाब को सुनकर वृंदा दंग रह गई, क्योंकि गहने की थाली तो प्रेमा जीजी ही उठाकर लाई थी और गहने रखे भी उसी ने थे। अरे जीजी, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? गहने तो आप ही लेकर आई थी ना। वृंदा का ऐसा कहना हुआ और प्रेमा ने रोना धोना मचा दिया। अब मेरे मायके में ही मुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा, यही दिन देखना बाकी रह गया था। आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो मजाल है कोई मुझे इतना कुछ कहकर दिखाता। उसे रोता देखकर अम्मा वृंदा पर दहाड़ पड़ी, खबरदार, जो मेरी बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाया तो मुझे पता है तूने ही गहने लिए होंगे। ये मेरी बेटी है, इसको मैं बचपन से जानती हूँ। अरे जन्म दिया है मैंने इसे, इसमें मेरे संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। तू बाहर से आई है, जरूर तूने ही गहने लिए होंगे और तेरे मायके वालों को दे दिए होंगे, तभी तेरे मायके वाले इतनी जल्दी चले गए। बस अम्मा जी, आप मेरे माता पिता पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैंने तो गहनों की शक्ल तक नहीं देखी, चुराना तो दूर की बात है। वृंदा ने पलटकर जवाब दे दिया। बस फिर क्या था, प्रेमा और अम्मा दोनों ही वृंदा पर चढ़ पड़े, लेकिन इस बार वृंदा भी बराबर जवाब दे रही थी। आखिर उस पर चोरी का इल्जाम लगा था, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी न थी। घर में इतना हंगामा होते देखकर मामा जी ने बीच बचाव किया, लेकिन प्रेमा और अम्मा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सच सच बता, गहने कहाँ पर है? अगर तू नहीं बोलेगी तो तेरे माँ बाप से जाकर गहने ले लेंगे हम, और वही सबके सामने उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएंगे। अम्मा जी, मेरे माँ बाप इज्जतदार लोग हैं, कोई चोर उचक्के नहीं, जो आपके घर पर बुलावे पर आएंगे और सामान चोरी करके ले जाएंगे। वृंदा ने
थोड़े तेज आवाज में कहा, बस वृंदा, तुम मेरी अम्मा से किस तरह से बात कर रही हो? याद रखो, तुम इस घर की बहू हो। अपनी आवाज को नीचे रखकर बोलो, और अगर कहने लिए भी है तो दे दो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अचानक राजीव वृंदा पर बिगड़ गया। राजीव के द्वारा कही गई बात, इस बात से वृंदा हक्की बक्की रह गई। मतलब राजीव भी उस पर ही इल्जाम लगा रहा था। एक लड़की जो ससुराल को अपना घर मान लेती है, आज वहां वृंदा बिल्कुल अकेली खड़ी थी। पति तक साथ नहीं था। राजीव के यूं वृंदा को डांट देने के बाद वृंदा की नज़र प्रेमा से टकराई तो वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती थी प्रेमा की। लेकिन तब तक प्रेमा का 9 साल का बेटा अपने हाथ में एक कपड़े की छोटी सी पोटली लेकर आया और सबके सामने ही बोला, माँ, ये अपना सामान नहीं है, किसी ने गलती से अपने सामान में रख दिया है। उसे देखते ही प्रेमा के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसके चेहरे पर डर देखकर मामा जी ने वो पोटली उस बच्चे के हाथों से अपने हाथों में ले ली और उस पोटली को खोलकर देखा तो सब भौचक्के रह गए। उसमें चंद्रा के ससुराल से आए हुए गहने थे। सबने हैरानी से प्रेमा की ओर देखा और वो तो बेशर्मों की तरह अपने बेटे का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रिश्तेदार मुंह पर हाथ रखकर दबी जुबान से बातें करने लगी। तभी अम्मा बोली, अरे वो भूल गई होगी रखकर, इसमें यूं जबान दबाकर बात करने की क्या ज़रूरत है। और फिर वृंदा से बोली, बेटी है वो मेरी, उसने गहने चुराए नहीं थे बल्कि संभाल कर रखे थे अपने पास। उसकी बराबरी की तो तू कभी सोचना भी मत। पर तुमने यहाँ जो इस तरह से सबके सामने चिल्ला कर मुझसे बात की है ना, उसकी माफ़ी मांग मुझसे। अम्मा की बात सुनकर वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। भला कोई औरत ऐसी निर्दयी कैसे हो सकती है। उसने आशा भरी नज़रों से राजीव की ओर देखा, लेकिन राजीव तो नजरें झुकाए चुपचाप खड़ा था। ये देखकर वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब इतना हंगामा हो ही गया तो रिश्तेदार भी धीरे धीरे कर वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ तक कि प्रेमा ने भी देर नहीं लगाई, वह भी वहाँ से जल्दी ही रवाना हो गई। अब घर में अम्मा, राजीव के मामा जी, बुआ जी और वृंदा ही बचे हुए थे। लेकिन अम्मा तो अब अनशन पर बैठ गई कि जब तक बहू माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक मैं पानी की एक बूंद नहीं पीऊँगी। आखिर उसने इतने रिश्तेदारों के सामने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की तो कैसे, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। आखिर राजीव ने समझाया, अम्मा, जो बात हो गई अब उसे छोड़ो भी, आप पानी पी लो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तेरी पत्नी ने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, माफ़ी तो उसे मांगनी ही पड़ेगी। अम्मा अपनी ऐठ में बोली, पर अम्मा, प्रेमा जीजी ने भी तो गलती की थी, आखिर वृंदा की क्या गलती? अरे वाह, आज तो बीवी के लिए तू अपनी बहन को गलत बता रहा है। अरे वो गहने रखकर भूल गई होगी। भला कौन बेटी अपने घर में चोरी करती है, लेकिन बहू को तो इज्जत को ढक कर रखना चाहिए थी। वो भी सबके सामने बेशर्मों की तरह लड़ पड़ी मुझसे। अब तो उसका साथ दे रहा है। इससे तो मैं मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। पर याद रख बेटा,
पत्नी तो फिर भी तुझे दोबारा मिल जाएगी, माँ नहीं मिलेगी दोबारा, अम्मा आंसू बहाते हुए बोली। आखिर अपनी माँ को रोता देखकर राजीव वहाँ से उठा और सीधे वृंदा के पास कमरे में पहुँच गया और जाकर बोला, वृंदा, क्या ऐठ में बैठी हुई हो तुम? जाकर अम्मा से माफ़ी मांग लो ना। देखा उन्होंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है, कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या? मैं क्यों माफ़ी मांगूं? चोरी तुम्हारी बहन ने की थी, मैंने थोड़ी ना की थी। मेरे माँ बाप को ताने भी वो लोग मार रहे थे, इल्ज़ाम भी मुझ पर वो लोग लगा रहे थे, और माफ़ी भी मैं ही मांगूं? तुम्हारी अम्मा पानी नहीं पी रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिर उनके गलत के लिए मैं क्यों माफ़ी मांगूं? वृंदा, समझो तो, देखो, पत्नी तो मुझे और मिल जाएगी, लेकिन माँ तो एक ही है मेरे पास, वो दोबारा नहीं मिलेगी। तुम्हारी एक माफ़ी से उन्हें खुशी मिलती है तो माफ़ी मांग लो ना। राजीव ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। राजीव की इस बात से वृंदा के अंदर कुछ दरक सा गया। पत्नी और मिल जाएगी पर माँ दूसरी नहीं मिलेगी, तो पत्नी फिर हाथ थामकर इस घर में लाई ही क्यों गई? इस घर में मेरी जगह कहाँ है? सोच सोचकर वृंदा का रोना छूट गया। पर माता पिता को दुख न हो, उन तक ये बात न पहुँचे, इसलिए आंसुओं का घूंट पीकर मामा जी और बुआ जी के सामने उसने अम्मा से आखिर पैर छूकर माफ़ी मांग ही ली, जिससे अम्मा के झूठे स्वाभिमान को बहुत तसल्ली मिली। लेकिन वृंदा के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन वह आखिरी दिन था जब वृंदा को इतना बोलते हुए देखा था। उसके बाद तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। अब न वो ज़्यादा किसी से बोलती थी और ना ही खिलखिलाती थी। हाँ और हूँ में जवाब देकर अपने काम से काम रखती थी, ना किसी से लेना ना किसी को देना। जिसने जो काम कह दिया चुपचाप कर लेना और फिर एक तरफ चुपचाप बैठ जाना। सोचते सोचते राजीव जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी वृंदा अंदर कमरे में आई। हाथ में पानी का गिलास था। वहीं पास वाले ड्रॉर में से दवाइयाँ निकाली और राजीव जी को देते हुए हाथ आगे बढ़ा दिए। लेकिन राजीव जी ने हाथ में दवाई लेने की जगह अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और अपनी कपकपाती आवाज़ में कहा, वृंदा, अब तो माफ़ कर दो मुझको। उनकी आवाज़ सुनकर वृंदा ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर दवाई हाथ में देते हुए बोली, आपकी दवाई का समय हो गया है। वृंदा, माफ़ कर दे मुझे। तेरी इतने सालों की खामोशी नासूर बन चुकी है मेरे लिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं है जी, माफ़ी क्यों मांगते हो? इस घर में गलतियों के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि बिना गलती के माफ़ी मंगवाई जाती है। वृंदा, पति हूँ मैं तेरा, तेरी माफ़ी का हकदार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। राजीव जी ने जोर देते हुए कहा। पत्नी का क्या है, वो तो और मिल जाती है, फिर मुझसे माफ़ी मांगकर क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो? कहकर वृंदा कमरे के बाहर निकल गई। लेकिन राजीव जी के पास सिवाय पछतावे की आग में जलने के और कुछ नहीं था। अब दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।